लक्ष्मीनगर के बेसमेंट में चल रहे काफी इंस्टीट्यूट हुए बंद। अब ऑनलाइन मोड पर चल रही क्लासें, कई इंस्टीट्यूट अब नहीं लगा रहे क्लास। पुलिस ने भजनपुरा इलाके में चलाया बचाव अभियान। जूट कारखाने से 18 बच्चों को किया रेस्क्यू। 9 आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो में 15 अगस्त के लिए हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था ने बढ़ाई लोगों की समस्या। लोगों ने दिल्ली मेट्रो से कहा, कोई और उपाय ढूंढो। पूरी दिल्ली में रोड सेफ्टी की हालत खराब। ट्रैफिक सिग्नल में नहीं आती लाइट। सरकार की खामियों का जनता झेल रही नुकसान। पूरी दिल्ली में चरमराई सफाई व्यवस्था। जगह जगह लगा गंदगी का ढेर। कूड़े के ढेर से लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद लक्ष्मीनगर में कोचिंग सेंटरों में भी कार्रवाई हुई है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में सीसीएन संवाददाता ने कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया तो पाया कि जो क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी वह अब ऑनलाइन मोड पर हैं और काफी इंस्टीट्यूट बंद है। साथ ही काफी इंस्टीट्यूट के गेट पर लिखा गया है नो क्लासेस। जब इस पर स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे बेसमेंट की क्लासेस थी वे लक्ष्मीनगर से बंद कर दी गई हैं, लेकिन बचा हुआ सिलेबस ऑनलाइन कराया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश से राजेंद्र नगर में एक इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों की असीम मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा था कि वहाँ पे जो बेसमेंट के अंदर है, जो कि डबल बेसमेंट बनी हुई थी, वहाँ पे बच्चों की क्लासेस चल रही थी। उसी को लेकर दिल्ली सरकार एवं एलजी के निर्देश अनुसार एमसीडी भी इसके तख्ता पलट कर रही है और लक्ष्मीनगर के अंदर तमाम जो इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चला करते थे उनको बंद कर दिया गया है एवं जो चल रहे हैं उनको नोटिस पीरियड पे रखा गया, उनको नोटिस दे रखे हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ पटेल हॉस्पिटल लक्ष्मीनगर में, जहाँ पर देख सकते हैं कि डर का माहौल कुछ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी जानकारी है कि जो बेसमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे वो सारे यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। वह इंस्टीट्यूट को रोकथाम लगाई गई है और नोटिस पीरियड पे रखा गया है। फिलहाल ये पटेल हॉस्पिटल है, यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो छुपके से चल रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को नहीं बुलाया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ताकि जब इनका जो मार्गदर्शन है वो सही हो जाएगा तो आगे चल पड़ेगा। फिलहाल ये मौजूद लक्ष्मीनगर का एरिया है और जहाँ पे इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे हैं और ये पूर्वी दिल्ली का स्टूडेंट हब माना जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी दैनिक जीवन या आगे वाले समय को जीने के लिए एसएससी एवं सिविल्स की या आईपीएस की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। और ये यमुना पार्क का लक्ष्मीनगर है, जहाँ पर स्टूडेंट का हब माना जाता है। फिर भी इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंटों में कोई डर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जब स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा था कि सर, जब ये राजेंद्र नगर का माहौल बना था तब यहाँ पर काफ़ी डर था, लेकिन अब वो डर से निकल गए क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों को नोटिस दे दिया गया कि उसको ऑनलाइन क्लासेस पर चलाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में भजनपुरा के गामरी गांव के इलाके में जूट बैग निर्माण कारखाना और प्रिंटिंग कार्य में काम कर रहे 18 बच्चों को बचाया, जिसमें ज्यादातर बच्चे 11 से 17 वर्ष की उम्र के हैं। बता दें कि इस गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम सीलमपुर, राजस्व विभाग, श्रम विभाग और एनजीओ सहयोग केयर फॉर यू और स्थानीय पुलिस ने गामरी गांव भजनपुरा के क्षेत्र में तलाशी और बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 18 बच्चे जूट बैग बनाने वाली फैक्ट्री और छपाई के काम में लगे हुए पाए गए, जिसके बाद मजदूर के रूप में काम कर रहे सभी बच्चों को बचाया गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। अधिकांश बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड राज्यों से पाए गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। कल नॉर्थ ईस्ट जिले में नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और एक एनजीओ ने मिलके एक रेड किया। गामड़ी गांव है, भजनपुरा थाने के इलाके में आता है। वहाँ जूट बैग बनाते हैं, जूट बैग बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ पे रेड किया और 18 माइनर बच्चों को, जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 17 साल के बीच में थी, सभी लड़के हैं, उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया
और इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट और बाकी धाराओं के अंदर, और 9 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हो रही जो इनके एम्प्लॉयर्स थे। तो एक ये अच्छी सफलता है और आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच 15 अगस्त को देखते हुए मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार से यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे अब कुछ मेट्रो स्टेशन पर खासकर पीक आवर्स के दौरान लंबी कतारें लग गई। इसी कड़ी में जब हमने पूरी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि इस अतिरिक्त चेकिंग से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चेकिंग के लिए लोगों ने डीएमआरसी को इसका अल्टरनेट ढूंढने को कहा, जिससे लोग टाइम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लोगों ने यह भी कहा कि कभी-कभी एंट्री करते समय चेकिंग के लिए लंबी लाइन होती है, जिससे सभी यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस पर दिल्ली मेट्रो को ध्यान देना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने चलती है तो परेशानी तो होता ही है, और बीच में कभी कभी टेक्निकल भी फॉल्ट हो जाता है मेट्रो में, तो मेट्रो बीच में डिले होता रहता है, तो मेरे पास में डिले होता है, लेकिन उससे परेशानी बढ़ जाता है। और कभी कभी देखा कि जब हम एंट्री करते हैं लंबी लंबी लाइनें होती हैं एंट्री करने के लिए, जब वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो कुछ लाइनों को बंद कर दिया जाता है, कोई एक लाइन को खोला जाता है। तो यदि ज़्यादा भीड़ हो और भीड़ होने से पहले यदि दो तीन लाइन खोल दिया जाए तो वहाँ बिजली आदमी स्मूथली आदमी वर्किंग फंक्शनिंग होगा। आने जाने में परेशानी होती है ही। और अगर आप रोड से जा रहे हो तो कितनी दिक्कत होती है? रोड तो जाम ही रहते हैं सारे दिन। जैसे आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो जैसे दूसरे कोर्ट में जाना होता तो क्या लेट भी पहुँचते हैं उससे? नहीं, लेट कोई नहीं पहुँचते, जब टाइम से जाते हैं तो लेट क्यों पहुँचेंगे। देखिए, मेट्रो है, मेट्रो दिल्ली का लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन होने के नाते थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में थोड़ी बहुत परेशानी झेलना सही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कहीं से भी निगेटिव है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी की बात है। तो इसके लिए ठीक है, ये 10 दिन का लगभग प्रोसेस होता है, जैसे आज से शुरू हो गया है ये 15 अगस्त तक चलेगा, फिर ये 26 जनवरी के 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो ये साल में 2 बार डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में थोड़ी बहुत कष्ट जो होती है वो सहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दिल्ली में लगे ट्रैफिक सिग्नल कई जगह पर लोगों को ठीक तरह से नजर नहीं आते। कुछ सिग्नल्स के आगे पेड़ की शाखाएं लटक रही हैं तो कुछ के आगे पोस्टर लगे हैं। वहीं काफी सिग्नल खराब पड़े हैं। विवेक विहार महिला कॉलेज के पास और यमुना स्पोर्ट्स के आगे लगे कई सिग्नल पेड़ों की बड़ी शाखा टहनियों के कारण छुप गए हैं, वहीं कुछ खराब पड़े हैं। दूसरी ओर ककरडुमा कोर्ट के पास लगे सिग्नल के आगे स्ट्रीट लाइट तो है, लेकिन कई पोस्टर्स के कारण ये सिग्नल नजर नहीं आते। इस पर लोगों ने बताया कि इन छुपे हुए ट्रैफिक सिग्नल की वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये गलत है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके इस तरीके के पोस्टर या होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं, इससे दुर्घटना होने के भी आसार रहते हैं। ये रेड लाइटों पर जो रेड लाइट को कवर कर लेते हैं और जो दिखते नहीं है कई बार ना, और उसके कारण रेड लाइट भी जंप हो जाती है। तो इसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का कोई नियम कानून बनने चाहिए कि रेड लाइट पर इस तरह के कोई होर्डिंग पोस्टर ना लगाए जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रैफिक का, एक तो कंफ्यूज हो जाता है, दुर्घटना का ज़्यादा खतरा होता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इससे रेड लाइट जंप हो जाती है, चलान वगैरह भी हो जाते हैं कई बार लोगों को, तो बहस भी हो जाती है इसी बात में। तो इसलिए कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, कोई ना कोई कानून बनना चाहिए कि फलानी जगह पे इतनी कोई कैटेगरी या कुछ ऐसा थ्योरी होनी चाहिए कि जिससे कि इतनी पर्टिकुलर में इतने पोस्टर इतने बाइक का हो, या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए जो कि इस पर बहुत जगह ऐसी है मैडम, खासकर रात के दिन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब लाइट नहीं होती तो एक साइड से अंधेरा होता है, एक साइड से कुछ होता है, जो डिपर पड़ते हैं, जो फ्लैक्ट पड़ती है, तो आँखों में जैसे मतलब किसी का चश्मा वगैरह लगाया होता है, लेंस पड़ती है, तो उससे अनकॉन्शियस हो जाता है। देखिए, रेड लाइट तक जो है हमारा विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए। अब अगर रेड लाइट के सामने कोई आप होर्डिंग लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे, कोई पोस्टर लगा देंगे, तो जो भी कोई रेड लाइट के इस तरफ खड़ा है वो देख नहीं पाएगा, तो सामने वाला जो है वो कभी भी आपका और उसका हेड ऑन हो सकता है। तो रेड लाइट तक विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने सारे पोस्टर यहाँ लगे हैं, और पूरे यही नहीं, पूरी दिल्ली में जगह जगह यही हाल कर रखा है। और मुझे लगता है सिविक एजेंसीज या जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं वो इस पर कोई एक्शन लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, या तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे कि जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन या जो कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी हैं वो डरे हुए हैं। चालान भी हो जाते हैं लोग। चालान आप देखिए, मैं अगर बिना देखे हुए यहाँ से मैं चला हूँ
मुझे रेड लाइट मुझे ग्रीन लाइट दिखी नहीं है, मुझे लगा कि शायद ग्रीन हो गई है, मैंने क्रॉस किया, उसके तुरंत बाद पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, वो चालान काट देंगे आपका कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी है। मैं उनसे कितना भी आर्गूमेंट करूं कि देखिए रेड लाइट जो है वो मुझे दिखी नहीं है, पोस्टर था वहाँ पे, तो कहेंगे नहीं आपको नहीं देखी, बाकी 4 लोग और भी हैं उनको तो दिखी होगी। अब सबका अपना अपना कोई आईडी से चलता है, मैं तो देख के चलूँगा ना। तो रेड लाइट तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। रेड लाइट हमें बहुत बार देखते हैं कि वो होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, लेकिन किसी को कहे कौन, पुलिस वाले वो सुनते नहीं हैं, उनको चालान से मतलब है, रेवेन्यू आता है, ये बात है। और अगर जैसा कि अभी पिछले भाई साहब ने जो जिक्र कर रहे थे कि ये सब रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, तो रेवेन्यू उस तरीके से है कि जेन्युइन तरीके से, जैसे जो पोस्टर लगा रहे हैं उनका जो है, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी हो, उसके अंदर सीधे के सीधे जो है आप वो लगाइए, हो जाता है। बहुत बार होता है मैम, और चलान हो जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी को दुर्घटना हो जाए, किसी को चोट लग जाए, कुछ ऐसे एक्सीडेंट प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा होती है। पूरी दिल्ली में इन दिनों सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। जगह जगह पड़े कूड़े और मलबे के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे पूरे में बदबू और गंदगी फैली रहती है। बता दें कि जगतपुरी टाइल मार्केट के ठीक सामने काफी दूरी में मलबा फैला हुआ है। पास ही में सेंट्रल स्कूल है, जहां से बच्चे हर रोज निकलते हैं। यहां तकरीबन 1 महीने से घरों से निकलने वाला कचरा और मलबा लाकर डाला जा रहा है, जिसके कारण फुटपाथ और रोड दोनों गंदगी से भरे पड़े हैं, लेकिन इसे यहां से उठाया नहीं जा रहा है। इसी को लेकर राहगीर बताते हैं कि बच्चों को यहां से गुजरने के लिए बीच सड़क से जाना पड़ता है, जो काफी खतरनाक होता है। साथ ही बदबू से काफी परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ये हाल पूर्वी दिल्ली में कई जगहों का है, जहां खुले में कूड़ा और मलबा डाल दिया जाता है। इससे तो परेशानी होती है, डर ये लगता है जब बारिश होती है ना, तो डर ये लगता है कि कहीं सड़क धंस ना जाए। देखो काफी सड़क भी धंसी हुई है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। देखो स्कूल के बच्चे भी आते हैं उधर से, तो डर तो लगता ही है। मोड़ पर ही कूड़ा अच्छा नहीं लगता। देखो उधर से भी बच्चे आ रहे हैं, इधर से भी बच्चे जाते हैं, स्कूल के लोग भी आते जाते हैं। परेशानी यही है कि बच्चे यहाँ से डेली स्कूल जाते हैं, आते हैं, और कोई अकेले भी जाता है तो हम लोग डर के मारे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको बीच रोड पे चलना पड़ता है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, स्मेल आती है। पहले ये पाथ था, सब लोग अंदर से जाते थे, और अब कोई कुछ कर ही नहीं रहा इसके लिए। इस टाइम पीछे से बहुत ट्रैफिक आता है और हमें बच बच के रुक के निकलना पड़ता है बीच बीच में से, कूड़े के ऊपर से। नहीं, पाथ कभी भी खाली नहीं रहता। मलबा डेली नया नया मलबा ला के इसमें डालते रहते हैं। सोफ़े डाल देते हैं, ये टाइल्स की जो सीट्स होती है लैट्रिन की, वो सब ला के 5-5, 6-6। नहीं, ये उठ नहीं रहा है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से ये कम से कम 6 महीना हो गया इसको, कि ऐसे कंटिन्यू है। जो आते हैं साफ करने वाले, वो उठा के साइड में कर देते हैं, और फिर दूसरे दिन दूसरे लोग वो ला के वहाँ फिर डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त मनोनीत सदस्य पर मोहर लगा दी है, जिससे वार्ड कमेटी से लेकर स्थायी समिति के गठन का रास्ता खुल गया है। अब महापौर के आदेश के बाद अगले कुछ हफ्तों में वार्ड कमेटी के चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस पर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि यह सब आम आदमी पार्टी की वजह से ये सब इतनी देरी से यहाँ हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आम आदमी पार्टी को जल्द से जल्द नए मेयर की नियुक्ति और वार्ड कमेटी से लेकर स्टैंडिंग कमेटी का गठन करना चाहिए, जिससे जनता का जो काम रुका है वह अब पूरा हो सके। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद का कहना था कि छोटे मोटे काम तो हम कर लेते थे, बड़े काम के लिए काफी दिक्कत हो रही थी। अब स्टैंडिंग कमेटी अगर जल्द से जल्द बन जाती है तो बड़े काम करने में भी कोई बाधा नहीं होगी। वह इस फैसले का स्वागत करती है। यदि केजरीवाल ने समय रहते स्टैंडिंग कमेटी के और वार्ड समितियों के चुनाव होने दिए होते तो दिल्ली का विकास काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, लेकिन केजरीवाल जी तकनीकी कारणों से कोर्ट में जाकर समय बर्बाद करते हैं, जनता के विकास कार्य रोकने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब के पक्ष में और जो मनोनीत हुए पार्षद थे उनके पक्ष में निर्णय दिया है। अब जल्दी से ही नए मेयर की नियुक्ति, नई स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड समितियों की नियुक्ति हो सकेगी, और वो सारी नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। और केजरीवाल जी तकनीकी तरीक़ों से अड़ंगे लगा रहे थे, उनका अड़ंगा सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है।
अब दिल्ली को राहत मिलेगी। कल ही हमारा ये सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ है, जब एलजी को पूरा सौंप दिया है कि स्थानीय कमेटी जो बनेगी एलजी के ऑर्डर पे बनेगी। हम तो देखो कब से कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बने जिससे कि जनता का काम हो और जनता के बीच में काम करेंगे। देखो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी ने में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें काम करने में। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी पार्षद हैं, हम सबकी यही राय थी कि जल्द से स्टैंडिंग कमेटी बने और हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग जिससे ज़्यादा जनता के जाके हम लोग काम कर सकें। देखो कुछ काम नहीं हो पाते, कुछ हमारे ज़्यादा फंड होते हैं, कुछ कम के होते हैं। जो कम के होते हैं नॉर्मल छोटे मोटे काम तो हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन हाई वाले लेवल जो काम होते हैं वो नहीं करा पाते थे। देखो अभी कल ही रिलीज़ हुआ है, एलजी को सौंपा गया। हम देखो अब 1-2 दिन में हमारी लिस्ट वगैरह डिग्री लेवल है। देखो स्टैंडिंग कमेटी का भी और हमारा मेयर का चुनाव भी, और हम चाहते हैं कि दोनों काम हमारे जल्द से जल्द हो जाए। दिल्ली में बसों में महिलाओं का सफर बिल्कुल मुफ्त है और ये योजना काफी समय से चल रही है। ऐसे में अधिकतर महिलाएं ऑफिस, घर घूमने या फिर अपने अन्य कामों के लिए बसों में सफर करना पसंद करती हैं। इसी कड़ी में जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिला यात्रियों से बात की तो कई महिलाओं का ये मानना है कि बसों में सफर मुफ्त है। इससे काफी राहत है क्योंकि ना पास बनवाना पड़ता है, ना ही टिकट लेने की जरूरत है। लेकिन इससे कई बस ड्राइवर को जरूर दिक्कत होती है। महिलाओं का कहना है कि अब महिला की मुफ्त टिकट होने के कारण कुछ ड्राइवर बस स्टॉप पर अधिक महिला सवारी देखकर बसें रोकते ही नहीं है। हाँ, सेफ्टी है, हर तरफ से सेफ्टी है। नहीं, जब लेडीज बैठी रहेगी बस आ जाएगी, हाथ नहीं देगी तो फिर बस कैसे रुकेगी? तो नहीं रोकते हैं। हाँ, ज़्यादा लेडीज़ को भी यहाँ पे खड़ा देख ले तो नहीं रोकते हैं। 211 वाले तो खास करके नहीं रोकते हैं, नहीं रोकते हैं। पता नहीं उन्हें ये लगता कि फ्री का किराया नहीं रोकते होंगे कि हाँ, नहीं DTC वाले ही करते, बाकी नहीं करते हैं। नहीं। मैं तो वहाँ से उत्तम नगर से पकड़ती हूँ, वहाँ हसनपुर डिपो के लिए 740 और वहाँ से फिर 211 पकड़ लेती हूँ। बसों में सफर करते हो? हाँ, बसों में सफर करती हूँ। अच्छा होता है और क्या फायदा यही मिलता है कि एक स्टाफ उतार ले, एक बैठ जाओ, एक स्टाफ उतर जाओ, एक बैठ जाओ, इतना फायदा होता है। और क्या फायदा होगा है? और क्या, बहुत ही कर रही है। अब भीड़ तो यही है कि देखो फ्री में जो कोई पैदल कोई जाना नहीं चाहता तो अपनी भीड़ तो रहेगी। सर्विस सही लगती है? नहीं सही लगती है। हम तो देखो उत्तम नगर से और गढ़ोली डेयरी फार्म फेज 3 जाते हैं, इसीलिए भीड़ होती है। फ्री है, मतलब बहुत से जॉब करते हैं, मेट्रो से जाते हैं, अब नहीं जाते, इसीलिए फ्री की वजह से बसों में जाते हैं। उनके तो फ़ायदे ही है ना, जो कभी कभी जाते हैं उनके लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं। वे तो कभी कभी जाते हैं जो रोज़ जाते हैं। कभी कभी हाँ ऐसा करते हैं बस वाले, जो ज़्यादा लेडीज़ होती है तो रोकते नहीं हैं। जेंट्स को देख के एकदम रोकते, लेडीज़ को देख के रोकते नहीं हैं। तो गुस्सा ही आता है कि क्यों नहीं रोक रहा है लेडीज़ के लिए। फ्री भी तो वही सरकार ने करा है, रोकना चाहिए। मेरे गेट से आनंद विहार है GL 23, उसकी सर्विस बहुत कम है। रात को भी हम आते हैं 45 मिनट, आधा घंटा वहाँ आनंद विहार खड़ा होना पड़ता है जगतपुर जाने के लिए। इधर से जाते हैं 9 बजे स्टैंड पर आते हैं, यहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट खड़ा होना पड़ता है। जैसे 623 है वो ठीक है, या आपकी 211 है वो भी ठीक है। और आनंद विहार में तो जेब कतरे है तो ही है, बहुत बेहिसाब, बहुत डेली होती है जी। कोई मतलब कोई साधन नहीं है कि उनको रोका जाए। यहाँ से आनंद विहार के लिए बैठा G23 है ना, बस कोई जाता है जो आनंद विहार, पुल पार करते ही कम से कम 10 आदमी का फ़ोन कट गया इसमें। 4-5 जब कतरा चढ़ता है उसमें, अगर आपको बीच में रख लेगा उसमें से फ़ोन गायब है। उसी का बंदा बोलेगा उतर गया भाई, उतर गया, दूसरा उतरेगा, उसका फ़ोन लेकर फिर भाग जाए। जेंट्स ज़्यादा होता है, महिला भी होती है मगर जेंट्स ज़्यादा होता है उसमें। हाँ, और फिर चोरी होता है उसमें। मेरे सामने 10 फ़ोन चोरी हो गए यहाँ से 4-5 दिन पहले। मैं भी ये कहना चाहूँगी जो भी मार्शल हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, बस सैलरी ले रहे हैं। भीड़ इतनी हो जाती है, वो कोने में बैठ जाते हैं। और जो भी पैसेंजर हैं तो वो किराया आदमी कहाँ जाएगा? जहाँ रूट पे वो है बस है वहीं जाएगा, अपना कन्वेंस नहीं है किसी पे। वही कारण है, वो रॉन्ग है। उसके आड़ में ही ये सब काम हो रहा है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेडीज़ के साथ जेंट्स भी चढ़ जाते हैं और उसी भीड़ में ये काम हो जाता है। शाहदरा जिला AATS द्वारा मोटर वाहन चोरी में शामिल 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 कार, फर्जी नंबर प्लेट, डुप्लीकेट चाबियां, अपराध करने में इस्तेमाल किए गए जाने वाले औजार बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोरी गाजियाबाद निवासी नसीम और बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी सोहेल के रूप में हुई है। बता दें, शाहदरा जिला AATS टीम को लग्जरी कारों की चोरी में सक्रिय रूप से शामिल 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टरों के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई और सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर विजय बालियान के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई, जिसके बाद टीम ने CNG पंप ताहिरपुर के पास जाल बिछाया और फर्जी नंबर प्लेट वाली चोरी की मारुति स्विफ्ट कार के साथ 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उक्त कार
थाना सरिता विहार दक्षिण पूर्वी जिले से चोरी की पाई गई। निरंतर पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर एक और चोरी की गई हुंडई आरा कार भी बरामद की गई। पूर्वी जिले के थाना प्रीत विहार पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 18 स्मार्टफोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल के रूप में हुई है। बता दें, थाना प्रीत विहार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कमल नाम का आरोपी इलाके में वारदात को अंजाम दिया करता है और आसपास के क्षेत्रों से मोबाइल फोन स्नैच करने और चोरी करने के लिए जाना जाता है। रात में हर्बल पार्क ए ब्लॉक मार्केट प्रीत विहार में मोबाइल फोन बेचने के लिए आएगा, जिसके बाद थाना प्रीत विहार एसएचओ के देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हर्बल पार्क ए ब्लॉक मार्केट प्रीत विहार के पास छापा मारा गया, जहां पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की तलाश लेने पर उसके पास से एक वीवो SI मोबाइल बरामद हुआ, जो थाना प्रीत विहार से चोरी किया गया पाया गया था। आरोपी कमल के बैग से तलाशी लेने पर 17 और स्मार्टफोन बरामद हुए। पूछताछ करने पर आरोपी कमल ने खुलासा किया कि उसने थाना प्रीत विहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल फोन को छीना और चोरी किया था। थाना प्रीत विहार ने स्नैचिंग का मामला दर्ज किया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। थाना पांडव नगर की पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशि गार्डन निवासी दीपक और विभीषण के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 3 लैपटॉप, एक LED टीवी और एक बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से चोरी का एक मामला सुलझाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कुणाल मेहता नाम के व्यक्ति ने पांडव नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उससे 3 लैपटॉप, एक LED टीवी, एक ट्रॉली बैग और 5,400 रुपए कैश चोरी हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम ने इलाके की CCTV फुटेज की जांच पड़ताल की। इस दौरान एक कैमरे की फुटेज में 2 व्यक्ति एक बैग, एक LED टीवी और एक ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर जांच आगे बढ़ाई। 3 अगस्त को टीम अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे PWD ऑफिस के पास नोएडा लिंक रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर 2 लड़के U-टर्न लेते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि टीम ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया। जांच करने पर बाइक थाना शाहदरा से चोरी की गई पाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़ा अस्पताल गुरुतेग बहादुर अस्पताल में दिल्ली NCR से मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों का लोड काफी ज्यादा रहता है। लेकिन मरीजों की क्षमता के मुकाबले हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों की संख्या काफी कम है। इस पर नर्सिंग यूनियन सेक्रेटरी जितेश पांडे का कहना है कि अस्पताल में 600 नर्स परमानेंट है, जबकि 200 नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अस्पताल में 800 नर्स जॉब करती हैं, जबकि 2011 में सर्वे के मुताबिक अस्पताल में 1000 नर्स होनी चाहिए थी। उसके बाद अस्पताल में अलग अलग कई डिपार्टमेंट खोले गए, जिसमें अब अस्पताल में 1800 नर्सों की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में 800 ही नर्स है, जिससे मरीजों को दिक्कत आती है और मरीजों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वहीं डॉक्टर का ये कहना है कि अस्पताल में आए दिन डॉक्टर और नर्सों के साथ मरीजों का झगड़ा भी हो जाता है। वह सब वर्कलोड की वजह से होता है। अस्पताल में कम नर्स और डॉक्टर होने की वजह से उन्हें वीकली ऑफ भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। वहीं प्रशासन इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। कई बार शिकायत की गई, मगर इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं सर, स्टाफ की तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि जो स्टाफ के भरने के जो भी नॉर्म्स है वो सालों से पूरे हुए ही नहीं। हॉस्पिटल का एक्सपेंशन काफ़ी हो गया, नए नए डिपार्टमेंट खुल गए, लेकिन उस एवज में जो पोस्टें बढ़नी चाहिए उसके लिए जो AR स्टडी हुई है वो अभी तक हुई नहीं है। आई थिंक लास्ट जो AR स्टडी जो हुई होगी वो 2014 में हुई होगी। वो भी जो नया एंडोक्राइन ब्लॉक वगैरह जो MCH ब्लॉक बने, इसके बाद कोई नहीं हुई है। तो अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। देखो शॉर्टेज आई थिंक, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हर जगह शॉर्टेज है ही। मैं नर्सेज की बात कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सेंशन पोस्ट है वो 1040 हैं, उसमें 628 रेगुलर नर्सेज हैं और 200 के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो हमारे यहाँ पे नर्सेज की जो सेंशन पोस्ट के अगेंस्ट ही 200 पोस्टें खाली है, और जो हमने नई AR स्टडी की उसमें नर्सेज की लगभग 1800 पोस्टें बनती है। तो अब आप ही सोच लो कि जहाँ पे हमारे पास 800 नर्सेज काम कर रही है और रिक्वायरमेंट हमें 1800 की है, तो कितना ह्यूज गैप है, जिसके कारण से पेशेंट की सेवाएं भी प्रभावित हो रही है और नर्सेज वगैरह के ऊपर भी वर्कलोड से काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। नहीं सर, कितना लोड आ जाता है? सर लोड काफ़ी होता है। आजकल जो वार्ड में है हर शिफ्ट में एक ही बंदा रहता है, और आपको पता है जो 30-35 पेशेंट भरे हुए होते हैं वो एक बंदा कैसे मैनेज करेगा। वो मुश्किल से ही पेशेंट को मेडिसिन वगैरह दे पाते, बाकी काम के लिए तो फिर कहीं न कहीं पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसी कारण से रिलेटिव भी हताश होते हैं और आए दिन जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कहीं न कहीं इसका भी परिणाम है, क्योंकि यदि स्टाफ नहीं रहेगा वो चिंतित हो गए तो आपस में लड़ाई झगड़े होगी, जिसके कारण से सिक्योरिटी फेलियर भी हो जाता है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
लोग नाइट ड्यूटी करते जा रहे हैं, उनके ऑफ पेंडिंग है। 6 नाइट ड्यूटी जो हम लगभग करते हैं महीने में, उससे ज़्यादा 8-8 नाइट ड्यूटीज़ आती है। लोग छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं। यदि एक स्टाफ छुट्टी लेके आता है तो ही दूसरा स्टाफ जा सकता है, इस तरह की नौबत आ गई है। तो हमेशा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार कुछ महीनों पहले मतलब यहाँ पर भी, यहाँ रोड पे भी गोली चली थी। बट वही है कि इवन एंट्री लेवल से ही जीटीबी के कैंपस में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट कहीं है नहीं। यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कॉलेज आना जाना कुछ भी कर सकता है। इवन आए दिन गाड़ियों की भी चोरी हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब सिक्योरिटी के कारण से ही हो रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।